हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में हो, 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 10 में, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल लेके 100 मार्क्स का होता है और 6 सब्जेक्ट आपका रहता है। 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 600 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, और एक ही वीडियो में मैं आपका सब कुछ खत्म कर दूंगा। जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखना, कॉपी ले लेना। ठीक है, कॉपी एक न्यू कॉपी 10 रुपए की ले लो, प्लस पेन ले लो। ठीक है, और उसमें जो जो मैं आपको बताऊंगा वो लिख लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 10 दिन से इसको लिखना पड़ा है, और फिर आज मैं 2 घंटे बैठकर इसको बना रहा हूं। 2 घंटे सिर्फ बना रहा हूं। ठीक है, इसके पीछे कितना मेहनत लगा है वो आप सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, और पूरी किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरी किताब के। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। सारा सब्जेक्ट मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में ले लिया है, और सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है, आपको हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जितना मैं आपको बताऊंगा बस इतना आपको पढ़ लेना है। ऑल सब्जेक्ट में सारा सब्जेक्ट है, आपको टेंशन सारा खत्म कर दो। जितना भी आप सोचते हो, जितना भी आप टेंशन ले रहे हो एग्जाम का, वो सारा खत्म कर दो। इस वीडियो को देख लो बस। ठीक है, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, और इस वीडियो में देखो, हिंदी के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी के हैं, इंग्लिश के भी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, मैथ के भी जितने भी इंपॉर्टेंट है, सारा मैंने विषय लिया है। साइंस के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में लिया है। सामाजिक विज्ञान के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में आपका चित्रकला भी मैंने लिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, चित्रकला, पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका एक एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर पूरा करना। ठीक है, आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और 2000 लाइक तक जरूर ले जाना है। जो भी स्टूडेंट देखे, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, फिर आप आगे देखना। ठीक है, आप जरूर लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एक अगर आप लोग सब्सक्राइब भी कर देते हो, क्योंकि अभी बहुत ही धीरे हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने कम से कम एक स्टूडेंट 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज आप कसम खाओ कि हम 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप कसम खाओ, जो आपके लिए सबसे प्रिय है उसका कसम खाओ, और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, फिर हम लोग आगे के सब्जेक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो आज मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो ना। जो मैं आपको केवल 15 टॉपिक बताने वाला हूं, मात्र ये 15 टॉपिक पढ़ लो ना। हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है, और ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। बिल्कुल गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये टॉपिक आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। और आपका पेपर कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपका पेपर है वो कैसा आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर पेपर कैसा आएगा, तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आखिर आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मतलब हिंदी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हिंदी से आपका पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले हिंदी में टॉपर बनना है तो जल्दी से आप लोग ध्यान से देखो। पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है हिंदी में, देखो पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है, हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।
जो हमारा हिंदी गद्य होता है, देखो हिंदी में आपका गद्य होता है, पद्य होता है। अब जो हिंदी गद्य है, गद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आप लोगों का आएगा हिंदी गद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी गद्य से आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और फिर आप लोगों का हिंदी पद्य से भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, वो भी 5 मार्क्स का। तो ये 2 टॉपिक्स अलग अलग हैं, एक तो हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक हिंदी पद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो गद्य है, गद्य में जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका गद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और पद्य से जो रिलेटेड है उससे पद्य के ऑब्जेक्टिव आएंगे। साथ में रचनाएं, ये सब तो अलग अलग से आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव आप तैयार करो, कम से कम 50, हिंदी पद्य के भी 50, मतलब दोनों मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, ठीक है। अब कहाँ से तैयार करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो, विद्या क्वेश्चन बैंक से आप तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा है माय डियर स्टूडेंट, रस छंद अलंकार, ठीक है। जो हमारा रस छंद अलंकार है वो देखो, रस छंद अलंकार देखो, रस 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, छंद भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, अलंकार भी 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब जो आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा रस छंद अलंकार, ठीक है। रस छंद अलंकार तीनों जो आप लोगों का होगा वो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर यानी कि 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। कहाँ देना है? आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपको विकल्प रहेगा ABCD। अब जो विकल्प सही है उसको आपको काला करना है। फिर 4 नंबर है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा आएगा? आ आएगा, अन आएगा, अधि आएगा, अनु आएगा, आप आएगा, परि आएगा। इससे बाहर आपका एक भी उपसर्ग नहीं आएगा। छोटा आ आएगा, अन आएगा, अधि आएगा, अनु आएगा, आप आएगा, परि आएगा, इससे बाहर एक भी उपसर्ग नहीं आएगा। तो आप ये सारा उपसर्ग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा आसान है। अधि से अधिकार, अधिकरण, अधिनियम, अनु से अनुशासन, बहुत सारा तैयार कर सकते हो, अनुसार, ठीक है। तो ऐसे आप उपसर्ग तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, बहुत ज़्यादा आसान होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। फिर हमारा समास, समास में आपका द्वंद्व समास आता है, दीर्घु समास, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कर्मधारय और बहुब्रीहि पर भी ध्यान दे देना, थोड़ा सा आप इन दोनों पर भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये दोनों भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका रहेगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। पर्यायवाची 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तत्सम तद्भव, ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तत्सम और तद्भव भी 1 ही नंबर का आएगा, ठीक है। तो फिर अगला देखो, संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मद, ये भी 1 नंबर का। इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये नहीं याद होता, बस ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 मार्क्स का। तो मतलब ये पूरा मिला के 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो आपके 5 नंबर के, ये 5 नंबर के और 10 नंबर के आपके ये रहेंगे, ठीक है। ये 10 नंबर व्याकरण का है, 10 नंबर गद्य पद्य से रहेगा। 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। और फिर हमारा आता है, देखो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा माय डियर स्टूडेंट 7 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण गद्यांश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करें, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से तैयार करना है। देखो ये आपका 6 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जिसमें आपका मित्रता चैप्टर और ममता, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 चैप्टर तैयार कर लो, गद्यांश का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप मित्रता तैयार कर लो, ममता चैप्टर, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। मित्रता के और ममता के जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो मित्रता और ममता चैप्टर आप गद्यांश के लिए तैयार कर लो, ये 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। और अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर टॉपिक है गद्यांश, और ये आप लोगों का वर्णनात्मक रहेगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर का सबसे पहले गद्यांश आएगा। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है। देखो गद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, और बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश है ये भी 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश भी है, ठीक है। तो पद्यांश के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पद,
पद का चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का। एंड फिर आपको धनुष भंग वन पथ पर चैप्टर तैयार कर लेना है तुलसीदास जी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ति नीति ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है, जो बिहारी लाल जी का है। सारा जो मैं बता रहा हूँ वो जल्दी से तैयार करो, ठीक है। स्वदेश प्रेम भी तैयार कर लेना है रामधारी सिंह दिनकर का। ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, 4 चैप्टर आपको तैयार करना है जो हमारा पद्यांश है उसके लिए। अब पद्यांश के लिए 4 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 में 6 नंबर लाना है पद्यांश में तो ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो हमारा है जो 9 नंबर टॉपिक है वो है लेखक का जीवन परिचय। देखो लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय 2 आता है, ठीक है। एक तो लेखक का जीवन परिचय जो 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आपका लेखक का जीवन परिचय आता है, ठीक है। अब लेखक का जीवन परिचय में आपको लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना भी लिखना पड़ता है, ठीक है। रचना जैसे उनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, सारी आपको तैयार कर लेना है। देखो पहला जो आपको तैयार करना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आपका ये गद्य का है यानी कि लेखक का जीवन परिचय है। तो लेखक का जीवन परिचय में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है, एक तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, एक जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आप ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपका जो लेखक का जीवन परिचय है, जो लेखक का जीवन परिचय है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कवि का जीवन परिचय में क्या क्या तैयार कर लेना है, कवि के जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। आपको तैयार करना है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लो। सूरदास जी ये तीनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डियर स्टूडेंट कि आप पेपर उठा के देख लो, हर साल ये आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है, 2 जीवन परिचय आपको लेखक में तैयार करना है। अब कवि का भी 5 मार्क्स का आता है, लेखक का भी 5 मार्क्स का आता है, यानी कि दोनों मिलाकर 5 + 5 = 10 मार्क्स आपका हो जाएगा। 10 नंबर का जीवन परिचय आता है और 5 जीवन परिचय आपको तैयार करना है। एक पेज का जीवन परिचय होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कवि का जीवन परिचय है। अब देखो श्लोक आपको 2 तैयार कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों तैयार कर लो, श्लोक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। श्लोक आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सीनम यत्र कैश्यम सह काशिकेन मिहते। ये पहला आप तैयार कर लो श्लोक, ठीक है, 1st नंबर श्लोक। और आप दूसरा जो श्लोक तैयार करना है वो ये वाला, दोनों आसान है। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, ठीक है। तो ये 2 श्लोक आप तैयार कर लो, जो बोर्ड एग्जाम में मान लो ये वाला आ जाए तो ये वाला लिख देना, ये वाला आ जाए तो ये वाला लिख देना, ठीक है। जो प्रश्न पत्र में ना हो वही लिखा जाता है, तो दोनों में से एक आप लिख देना जो ना रहे। अगर ये वाला आएगा तो ये वाला लिख देना। तो इसलिए मैं आपको 2 श्लोक बता दिया, दोनों बहुत ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो श्लोक भी कंप्लीट हो गया, हमारा जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया और आपका गद्यांश पद्यांश भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। देखो अब हमारे जो हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आते हैं, जैसे आपका हिंदी का गद्यांश पद्यांश आता है वैसे हमारा हिंदी संस्कृत का भी गद्यांश पद्यांश आता है। और ये जो है एक गद्यांश पद्यांश 5 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का पद्यांश, 10 मार्क्स आपका ये भी आता है। अब गद्यांश पद्यांश के लिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वाराणसी चैप्टर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ना है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ ही लेना है, मतलब बिल्कुल घोल के पी लो। अगर आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है तो इसको घोल के पी लो, ठीक है। आप एक गिलास लो, उसमें घोल लो और पी लो, ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब उसको पढ़ना है, ठीक है, उसका घोल नहीं बनाना है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण निबंध है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये निबंध आप तैयार कर लो और ये निबंध तैयार करने के बाद आपका जो 7 मार्क्स का निबंध आता है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो देखो आपको मैं जो जो निबंध बता रहा हूँ उसे फटाफट से तैयार कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, ठीक है, हर साल। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वृक्षारोपण पर निबंध लिखो,
ठीक है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। छात्र और अनुशासन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ऐसा जीवन परिचय हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ये 5 निबंध तैयार कर लो, ये 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब खंड काव्य देखो, मैंने बताया हर एक जिले का अलग अलग होता है, किसी भी जिले से हो आप, हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो उस जिले का खंड काव्य तैयार करो जिस जिले से आप हो। आपको नहीं पता अपने टीचर से पूछ लो, या फिर हमें जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा कि सबका बता दूंगा, ठीक है। फिर हमारा आता है पत्र लेखन। 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन आता है, 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन। अब ये 4 मार्क्स का पत्र लेखन में ये 3 पत्र लेखन तैयार कर लो, आपका पत्र लेखन क्लियर हो जाएगा। एक तो आपको तैयार करना है शुल्क मुक्ति पर पत्र, जो आपका शुल्क मुक्ति अपने प्रधानाचार्य को लिखना होगा, उस पर पत्र तैयार करो, ठीक है। बिजली समस्या पर पत्र लेखन, ये आपको तैयार करना है। बिजली समस्या जो मतलब हमारे यहाँ बिजली बहुत कम आती है, टाइम पे नहीं आती है, तो इन सब पर आपको पत्र लेखन। और सफाई पर पत्र लेखन, गंदगी, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो सफाई के लिए पत्र लेखन। तो ये 4 नंबर का पत्र लेखन आप कंप्लीट कर लो, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हिंदी के अगर आप ये 15 टॉपिक्स पढ़ लेते हो ना, तो आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स हैं। और मैंने आपको 15 टॉपिक्स बता दिए हैं। और देखो, आप लोगों का इसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। और ये टॉपिक्स आप जल्दी से पढ़ लो, जितना मैंने गद्यांश बताया है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट पद्यांश बताया, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, ये सब फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। ये क्लास 10 इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। मैं आपको मात्र 17 टॉपिक समझाने वाला हूं, ठीक है। यानी कि जो आपके 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको 17 टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। मात्र अगर आप ये 17 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप पेपर में जो आपका ये टॉपिक है ये 100% आएगा और आप इंग्लिश के पेपर में 95% स्कोर करोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, ये भी बताऊंगा आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। आपका पेपर जैसा आएगा बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपका पेपर आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर सरल आएगा या कठिन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश का पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, इससे पहले जो पेपर दे चुके हैं उससे सरल आएगा या कठिन आएगा, सब कुछ बताऊंगा। और क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में, हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा आपको। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है ताकि आप 95% स्कोर कर सको, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक को समझना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखो, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर टॉपिक समझो। फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, ठीक है। एक क्या रहेगा? शॉर्ट पैसेज। अब ये जो पैसेज रहेगा ना, ये एक शॉर्ट पैसेज रहेगा और इसमें आपके 3 MCQ रहेंगे, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसी शॉर्ट पैसेज से, ठीक है। जैसे आपको एक कहानी दिया जाता है, उसमें से कहते हो कि इसमें से आंसर ढूंढो, वैसे आपका एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसमें आपके 3 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसी पैसेज में आपको उनका आंसर भी मिल जाएगा। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो रहेगा ये 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स का आपका ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और ये आपका जो है ये रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन। तो ये हमारा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज रहेगा, जो कि आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को सेकंड नंबर रहेगा 1 एनसीन पैसेज। 1 एनसीन पैसेज रहेगा, जो कि आपका लॉन्ग पैसेज रहेगा। और ये जो एनसीन पैसेज रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को करना है और ये आपको देकर जाएगा 6 और 1 प्लस मतलब वोकैबुलरी भी रहेगा, यानी कि 7 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स का आपका एनसीन पैसेज रहेगा, उसी में 1 नंबर का दिया रहेगा वोकैबुलरी, वो आपको 1 नंबर देकर जाएगा। मतलब 7 नंबर का आपका ये बड़ा वाला एनसीन पैसेज रहेगा। तो मतलब आपका जो एनसीन पैसेज है वो 10 नंबर का आएगा। एक तो आपका शॉर्ट पैसेज रहेगा और एक एनसीन पैसेज रहेगा, ये आपका रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर, यानी कि ये दोनों मिलाकर आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के माय डियर स्टूडेंट? 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 10 नंबर अगर आपको लाना है तो आपको सबसे पहले एक शॉर्ट पैसेज में आपका 3 MCQ दिया रहेगा, एक लॉन्ग पैसेज रहेगा। लॉन्ग पैसेज में आपका 7 नंबर का रहेगा, 7 नंबर का जो आप लोगों का उसमें आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
समझ में आ गया ना, कोई टेंशन नहीं, ये दो टॉपिक आपको समझ में आया। इसका मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अभी वीडियो के बीच में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मतलब आंख मूंद कर आंसर ढूंढोगे, ठीक है। वो ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है इंग्लिश के लिए। अब हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में क्या करना है हमारे स्टूडेंट, ये राइटिंग सेक्शन है। अब राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आप समझो, राइटिंग सेक्शन में आपका है लेटर राइटिंग। देखो लेटर राइटिंग, अगर आपको लेटर राइटिंग आता है तो लेटर राइटिंग लिखो, या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आपको लेटर राइटिंग याद है तो लेटर राइटिंग लिखना, जो बिल्कुल 100% याद हो वही आप लिखना। अगर आपको लेटर याद है तो लेटर लिखना, एप्लीकेशन याद है तो एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। तो आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग में से कोई एक लिखना है, ठीक है, कोई एक। और ये आपको देकर जाएगा 4 मार्क्स। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स, 4 नंबर देकर जाएगा। अगर आप लेटर लिखते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेटर नहीं आता तो आप एप्लीकेशन राइटिंग लिखते हो तो भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा। फिर आपका आता है 4 नंबर टॉपिक, पैराग्राफ, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इन तीनों में से कोई एक लिखना है, चाहे आप पैराग्राफ राइटिंग लिखो या आर्टिकल राइटिंग लिखो या रिपोर्ट राइटिंग लिखो, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक लिखोगे, आपको मिलेगा इसका कितना? 6 मार्क्स। ये भी हमारा 10 ही नंबर का आता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। ये राइटिंग सेक्शन है। अब देखो इसमें आसान कौन सा है, वो है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन और लेटर की ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप तुरंत लिख दोगे, और ये आर्टिकल राइटिंग की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी आपका 10 नंबर का आता है। ये जो राइटिंग सेक्शन है ये भी 10 ही मार्क्स का आता है। ऊपर जो आपका एंशिएंट पैसेज यानी कि रीडिंग सेक्शन था वो भी 10 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता है। अब आते हैं ग्रामर पे। देखो ग्रामर सेक्शन, ग्रामर पे आप लोगों को ग्रामर में क्या क्या आता है। देखो ग्रामर में जो आप लोगों का आता है वो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रामर में सबसे पहले आपको दिया रहेगा 5 MCQ। 5 MCQ का मतलब है जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है, टेंस से हो सकता है, रीऑर्डरिंग से हो सकता है, मतलब ग्रामर से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 5 MCQ रहेगा। कितना? 5। अब ये जो 5 MCQ रहेगा ये आपको देकर जाएगा 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? एक MCQ 1 नंबर का होता है। देखो MCQ कोई भी हो वो 1 ही नंबर का रहेगा, ठीक है। जितना MCQ रहेगा उतने नंबर का आपका वो रहेगा, ठीक है। जितने MCQ उतने नंबर, ठीक है। तो ये 5 MCQ यानी कि 5 नंबर का। फिर आपका ग्रामर में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक रहेगा उसका 2 नंबर मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव ये आप करोगे 2 नंबर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। पंक्चुएशन इसका भी आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। तो अगर आप ग्रामर सेक्शन में देखो तो 5 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मार्क्स का, एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स का, ठीक है। पंक्चुएशन 2 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का, यानी कि 5 to 7 to 9 to 11 4 यानी कि 15 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा जो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्रामर हो गया। पहला आपका ये जो था ये रीडिंग सेक्शन था, ये आपका राइटिंग सेक्शन है, और ये जो हमारा है ये ग्रामर सेक्शन है। क्या है? ग्रामर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोगों ने ये देखा 10 मार्क्स का ये आता है, 10 मार्क्स का यानी 20 मार्क्स, और ये हमारा कितने मार्क्स का आता है? 10 और 5 यानी कि 35 मार्क्स तक हम लोगों ने देख चुके हैं, 35 नंबर तक देख चुके हैं। अभी 35 नंबर का पेपर और है, क्योंकि आपका 70 नंबर का पेपर आता है इंग्लिश का, तो अभी हमें 35 नंबर का पेपर और देखना है। चलो देखते हैं। अब देखो, अब हमारा आता है प्रोज, प्रोज सेक्शन, ठीक है। और प्रोज जो आप लोगों का होता है वो 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का माय डियर स्टूडेंट? 15 मार्क्स का, यानी कि आपको 15 नंबर का प्रोज रहेगा, ठीक है। प्रोज आपका 15 नंबर का रहेगा। अब प्रोज में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वो चैप्टर्स को देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आता है प्रोज सेक्शन से, ठीक है। तो प्रोज में सबसे पहले देखो माय डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला ए लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए लेटर टू गॉड आप तैयार कर लो। फिर हमारा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और फिर हमारा आता है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर प्रोज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ए लेटर टू गॉड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
नेल्सन मंडेला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप ये 3 चैप्टर तैयार करो। अब क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो देख लो। सबसे पहले इसमें जो आप लोगों का प्रोज में आएगा 2 MCQ वेस्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट एक दिया रहेगा, उसमें आपके 2 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये आपको मिलेगा 2 मार्क्स, मतलब 1 MCQ का 1 मार्क्स, 2 MCQ के 2 मार्क्स। ठीक है, एंड फिर आपका 3 MCQ ऑन लेसन। अब ये जो रहेगा वो 3 MCQ दिया रहेगा, 3 ऑब्जेक्टिव, वो भी लेसन पर, आपकी जो लेसन है इन सब पर, और इसी में से आएगा इन्हीं 3 चैप्टर में से, और ये 3 रहेगा इसलिए 3 मार्क्स आपको देकर जाएगा, ये 3 नंबर देकर जाएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो हमारा शॉर्ट, देखो शॉर्ट और लॉन्ग 2 क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी याद नहीं कर पाते हो और इसकी ट्रिक भी आपको नहीं पता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी कैसे याद करोगे, क्योंकि ये ट्रिक मैं बहुत सारा आपको बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप जो भी कंफ्यूजन है वो पूछो, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रिक बना चुका हूं। ठीक है, अब देखो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग यानी कि 2 रहेगा, यानी कि 1 हमारा 3 नंबर का, 2 हमारा 6 मार्क्स का आपका ये रहेगा, 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का हमारा ये रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का रहेगा? 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, वो रहेगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहां से हमारा हो गया 6 4 10 3 13 2 15 नंबर का आपका आएगा आपका प्रोज, जिसमें आपका सबसे पहले 3 and 2 5 MCQ रहेगा, 2 शॉर्ट रहेगा, 1 लॉन्ग रहेगा। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। अब चैप्टर जो मैंने बताया है उसका शॉर्ट तैयार कर लो, जो चैप्टर मैंने बताया उसका लॉन्ग तैयार कर लो, जो चैप्टर मैंने बताया उसका MCQ तैयार कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग आते हैं पोएट्री पर। देखो पोएट्री सेक्शन, देखो पोएट्री आपका आएगा 8 नंबर का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अब 8 नंबर लाने के लिए मैं आपको जो चैप्टर बता रहा हूं उसे फटाफट तैयार कर लो। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर तैयार कर लो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस चैप्टर तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंडा चैप्टर तैयार कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको पोएट्री में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर पे आप फोकस करो यार, पोएट्री खत्म हो जाएगी। पोएट्री में कुछ भी नहीं होता इनका। सबसे पहले तो इसमें से 2 पोएम तैयार कर लो। ठीक है, और ये 3 चैप्टर जो मैंने बताया है इनका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, सेंट्रल आइडिया, बस पोएट्री खत्म है। तो इसमें जो आपका आएगा सबसे पहले तो आएगा 2 MCQ ऑन एक्सट्रैक्ट। इसी में से एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा तीनों में से कहीं से भी, और उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 MCQ रहेगा। ठीक है, एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर शॉर्ट नहीं आता तो और लगा रहेगा पोयम लिख सकते हो, पोयम। तो आप पोयम 2-4 लाइन की लिख देना, 4 लाइन का, और 4 लाइन की पोयम का आपको मिलेगा कितने मार्क्स? 4 लाइन का पोयम केवल आपको लिखना है। ठीक है, और उसका आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, और एक सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना है, वो भी 3 नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, सेंट्रल आइडिया भी मैंने सुबह ही पढ़ाया है। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 नंबर का आपका ये रहेगा पोएट्री का सेक्शन। ठीक है, पोएट्री आपका 8 नंबर का आएगा और ये आपका क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री। अब माय डियर स्टूडेंट हमारा आता है सप्लीमेंट्री रीडर। देखो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये 3 होते हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है वो आता है कितने मार्क्स का? 12 नंबर का। ठीक है, मतलब 5 3 and 4, हाँ 12 मार्क्स का ये आपका आएगा, 12 मार्क्स का सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। द नेकलेस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फुट प्रिंट विदाउट फीट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लो सप्लीमेंट्री का, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले 5 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, 5 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का। ठीक है, एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका रहेगा, इन्हीं चैप्टर्स में से रहेगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उन्हीं चैप्टर से आएगा, गारंटी है। ठीक है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का।
और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। अब देखो ये आपको पढ़ना है 17 टॉपिक। क्या पढ़ना है? बस इंग्लिश का ये 17 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये 17 टॉपिक आपने पढ़ लिया, 70 में 70 आपका क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश के जो हैं वो 17 ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आपको पढ़ लेने हैं। और मैंने आपको बता दिया पेपर कैसा आएगा भाई, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। मैं आपको मॉडल पेपर बहुत जल्द लाऊंगा जैसा आपका पेपर आएगा, ठीक है। सरल आएगा कठिन, देखो आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा सरल रहेगा, देख लेना, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, यही सब पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है, बस हो गया आपका। और मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा कि इंग्लिश का पेपर आएगा कैसा, ठीक है। आज का ये वीडियो क्लास 10 विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 बोर्ड एग्जाम में जो भी स्टूडेंट क्लास 10 विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी लेता हूं आप विज्ञान में 95% जरूर लाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं अगर आप वो तैयार कर लिए तो आपका 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको महत्वपूर्ण 50 टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से अध्याय 14 तक, यानी कि आपका अध्याय 1 से अध्याय लास्ट तक पूरे बुक में से मैं आपको बताने वाला हूं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो सबसे पहले हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से पहला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। मतलब पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आप लोग ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा टॉपिक तैयार कर लेना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक आपको तैयार कर लेना ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आप तैयार कर लो, नोट कर लो और आपको इसको तैयार करने हैं, ठीक है। मैं आपको अभी इसका मतलब बता दूंगा कैसे तैयार करना है। अभी मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन 50 टॉपिक का सॉल्यूशन भी दूंगा, बट आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज आप लाइक कर देना, ठीक है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपका रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। फिर 4 नंबर टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। जो हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है तथा लवण जो होता है उसकी परिभाषा देना है और उसका एग्जाम्पल्स भी लिखना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। जितना टॉपिक बता रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक्स पूरा तैयार कर लो। अध्याय 1 से 14 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाया हूं और ये अगर आपने तैयार कर लिया तो जो साइंस का सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, आप पेपर को मिला लो, जो पेपर हो चुके हैं 2023 का 2022 का देख लेना, यहीं से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे तैयार कर लो, ठीक है। फिर हमारा 5 नंबर टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बनाने की विधि, इसका उपयोग, ये सब आपको बताना है, गुड़ भी बताना है, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर धामन सोडा बनाने की विधि। देखो बेकिंग सोडा, धामन सोडा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयार कर लेना। फिर हमारा 7 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो आप ये भी तैयार कर लेना। जो हमारा 7 नंबर टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। 8 नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको भी आप तैयार कर लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसका आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा लवण तथा जल बनता है, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखो हर एक टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से इसका सोल्यूशन मिलेगा, कैसे तैयार करना है, सब कुछ ये टॉपिक्स आपका बिल्कुल अभी मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, पहले आप नोट कर लो हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, पहले आप ये नोट करो। फिर हमारा 9 नंबर टॉपिक है धातु एवं अधातु के बारे में। जो धातु होता है और अधातु होता है उसके बारे में आपको बताना है। भाई धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के गुण और अधातु के गुण, ये सब आपको तैयार करना है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया धातु एवं अधातु। फिर हमारा 10 नंबर टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो मतलब आपको तैयार ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर टॉपिक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से तैयार करना, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो। आपकी बुक में भी मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। 12 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समजातीय श्रेणी। तो ये हमारा है समजातीय श्रेणी, आपको तैयार कर लेना है। फिर देखो आईयूपीएससी का नामकरण, आईयूपीएससी का नामकरण ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का है आईयूपीएससी का नामकरण से, 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। 2 नंबर का आईयूपीएससी आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। फिर 14 नंबर है साबुनीकरण अभिक्रिया। जो हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, साबुनीकरण अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अभिक्रिया आपका कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर से सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। जो जो टॉपिक बता रहा हूं बिल्कुल आप इससे तैयार करो जल्दी से, और आप साइंस में टॉपर बन जाओ। देखो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बहुत सारे वायरल पेपर भी दे रहा हूं, बहुत सारा आपको पेपर्स भी दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा 15 टॉपिक है अस्थिरीकरण अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थिरीकरण अभिक्रिया। तो ये 15 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। ये 15 टॉपिक्स आप फटाफट से तैयार कर लो, और अभी हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर। तो अब हमारा आता है 16 नंबर टॉपिक। 16 नंबर टॉपिक हमारा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल 100% फिक्स होता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल से तैयार कर लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है ये सारा टॉपिक अच्छे से तैयार करो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप बता रहा हूं, ठीक है। 50 ही टॉपिक्स बता रहा हूं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो उत्सर्जन तंत्र भी आप जल्दी से तैयार करो, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर आता है, कभी कभी लैंगिक जनन के एग्जाम्पल्स आते हैं, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो जब आपका तैयार रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं, ठीक है। फिर 20 नंबर टॉपिक है अलैंगिक जनन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलैंगिक जनन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, और आपको ये सारा टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर हमारा 21 नंबर टॉपिक है परागण। परागण तैयार कर लेना है, और परागण के प्रकार भी तैयार कर लेना है। स्वपरागण जो होता है, और जो हमारा परपरागण होता है, ठीक है, परपरागण, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। स्वपरागण, परपरागण, जो परागण होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, ये भी आपको तैयार ही कर लेना है। फिर हमारा 22 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो पुष्प की संरचना होता है, आपने देखा होगा आपके बुक में पुष्प की संरचना बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है, जो आपका नर और मादा दोनों में होता है, ठीक है, पुष्प की संरचना में, तो वो आपको देखना है, ठीक है। पुष्प की संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 टॉपिक्स हो चुके हैं। 23 नंबर टॉपिक है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र। एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, चाहे आपका नर जनन तंत्र आए या फिर आपका मादा जनन तंत्र आए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये 23 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। 24 नंबर टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए जो आपका डीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इनमें अंतर, और कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो ये सब ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना, ठीक है, फुल फॉर्म भी तैयार कर लो। फिर आता है मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम थे, सभी को पता होगा, और तीनों नियम आपको पता होगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ये तीनों नियम मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पहले टॉपिक्स देखो, फिर अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा सॉल्यूशन। 26 नंबर है एक संकर संकरण तथा द्वि संकर संकरण में अंतर, या फिर संकर संकरण क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण
कैसे पता चलता है कि होने वाला संतान लड़का होगा यानी कि मादा होगा, लड़की होगी, या फिर नर होगा या लड़का होगा, ये हमें लिंग निर्धारण के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमारा 50% ही चांस होता है लड़का होने का, 50% लड़की होने का, तो मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होता है लिंग निर्धारण से भी, ठीक है। अगला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को भी आपको तैयार कर लेना है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ठीक है। मानव मस्तिष्क भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर है तंत्रिका तंत्र, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी तक हमारे बायोलॉजी की हो चुकी, केमिस्ट्री की हो चुकी, अब हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। 30 नंबर टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी हैं, वो भी तैयार कर लेना साथ में, ठीक है। 2 नियम भी हैं, क्योंकि नियम भी आपका पूछा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन आपको तैयार कर लेना, उनका 2 नियम भी तैयार कर लेना है। फिर 31 नंबर टॉपिक है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो अवतल दर्पण की 6 विधियां हैं, 6 प्रतिबिंब निर्माण होता है, उत्तल दर्पण की केवल 2 प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपको 6 भी तैयार कर लेना है और उत्तल का 2 भी तैयार कर लेना है। हो सकता है कौन सा आ जाए ये नहीं पता है, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण तैयार कर लो। प्रकाश का अपवर्तन भी आपको तैयार कर लेना है, इनका 2 नियम भी है, और 2 नियम में एक हमारा स्नेल का नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, आपका प्रकाश के अपवर्तन में ही है, तो वो आपको तैयार करना है। 33 नंबर है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जो लेंस होता है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता भी आपको तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। देखो आपकी बोर्ड एग्जाम में चाहे आपका निकट दृष्टि दोष आए, मतलब अगर ये आएगा तो आपका ये नहीं आएगा, अगर दूर दृष्टि आएगा तो निकट वाला नहीं आएगा, मतलब दोनों में से एक बिल्कुल 100% फिक्स है 4 नंबर का। तो आप दोनों तैयार करो, और बहुत आसान है, एक दूसरे को उल्टा है, पहला तैयार करोगे दूसरा ऑटोमेटिक तैयार ही हो जाएगा, ठीक है। तो 36 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर टॉपिक। देखो 37 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। जो मानव नेत्र होता है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है, ठीक है। मानव नेत्र जो होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, मतलब चित्र के साथ आपको अच्छे से वर्णन करना है मानव नेत्र का। फिर ओम का नियम, ओम का नियम आपको सत्यापन भी तैयार कर लेना है। V बराबर जो हमारा IR होता है, ठीक है, V बराबर IR, ठीक है। V बराबर IR, आपका R जो होता है वही हमारा प्रतिरोध होता है, और ये आपको नियम पढ़ाया भी गया है, सत्यापन भी पढ़ाया गया है, तो आपको V बराबर IR तैयार कर लेना है। फिर हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपका विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी इंपॉर्टेंट है, R बराबर V/I, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, विद्युत प्रतिरोध। अब हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट्स श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो संयोजन आपके 2 होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अब श्रेणी क्रम जो होता है वो R' बराबर होता है R1 + R2 और प्लस R3, ऐसे आप RN जितना हो उतना आप कर सकते हो। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R' बराबर 1/R1 + 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारा होता है समांतर क्रम, ठीक है। तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको तैयार करना है। फिर हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं। बायो-सेवार्ट का नियम आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, 44 नंबर टॉपिक बायो-सेवार्ट का नियम। 45 नंबर टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। फिर हमारा मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। 47 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी आपको तैयार कर लेना है, 47 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर 48 नंबर टॉपिक है फैराडे का नियम। देखो फैराडे का जो 2 नियम है वो भी आप तैयार कर लो, जिसमें से एक हमारा लेंज का नियम भी है, लेंज का नियम भी आता है, तो फैराडे का जो नियम है ना उसी में आपका लेंज का नियम भी आ जाता है, तो आप ये भी तैयार कर लेना जो हमारा फैराडे का नियम है, ठीक है।
फिर हमारा आता है ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये 50 टॉपिक्स थे माय डियर स्टूडेंट, 50 टॉपिक्स। ठीक है, और अगर आपने ये 50 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका जो साइंस है ना, साइंस में 70 में 70 आप लेकर आओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक्स, आपको तैयार ही तैयार होना चाहिए अगर आपको साइंस में टॉपर बनना है तो। ठीक है, ये 50 के 50 टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। विज्ञान में जो आपका 50 टॉपिक है अध्याय 1 से 14 तक, ये सारा मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट को मैथ हार्ड लग रहा है ना, बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ बहुत ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% या 99% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए ना तो आप बोर्ड एग्जाम में मैथ का टॉपर बन जाओगे। देखो मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लिया है, और अध्याय 1 से 14 तक, पूरा अध्याय 1 से लास्ट तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का। ठीक, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 आते ही हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वास्तविक संख्याओं में। एंड सेकेंड जो टॉपिक है वो है सिद्ध कीजिए √5, √2, √7 एंड 3 + 2 √5, √7, √3 अपरिमेय संख्या है। देखो ये सिद्ध करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में √5 तो बहुत ज्यादा आता है, √3 भी आ जाता है, √2 भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने एक सीख लिया ना तो आप सारा, यानी कि आल आप बहुत अच्छे से तुरंत कर दोगे, क्योंकि एक ही मेथड पर, एक ही चीज पर सारा सॉल्व हो जाता है। तो पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में आपको ये 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, एलसीएम और एचसीएफ पर, और सिद्ध कीजिए √2, √5, √7, 3 + 2 √5 एंड 7 √3 अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देखो, ये मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैथ में टॉपर बनने में। जो मैं आपको बता रहा हूं वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो बहुपद में ज्यादा क्या आता है, जैसे शून्यकों का योगफल आपके बोर्ड एग्जाम में जाता है अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का योगफल आपका दे रखा होगा एक समीकरण, और -x का गुणांक लिखना और x² का गुणांक। अब कहोगे -x और x² का गुणांक क्या होता है, तो वो सब पता होगा आपको। जैसे आपका एक समीकरण है x² + 5 x + 2 = 0, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, ये 5 है x का, क्योंकि यहाँ x लिखा है। x² का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो इसलिए x² का गुणांक बस यही होता है। तो ये हम बराबर लिख सकते हैं -b/a। इस पर बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर आप तैयार करो क्वेश्चंस। एंड शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा × बीटा होता है, ये गुणा होता है, ये योग होता है। जोड़ का मतलब योग और गुणा का मतलब गुणनफल। ठीक है, यहाँ अचर पद रहेगा और x² का गुणांक, अचर पद ये है 2 और x² का गुणांक 1 है। ठीक है, ये होता है c/a, इसे a माना जाता है, इसे b, इसे c। ठीक है, तो ये c/a हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आप लोगों का एक और फार्मूला है जो कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा × बीटा हो, या अल्फा और बीटा हो, तब अगर आपको समीकरण बनाना हो तो x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। इस पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान रखना, अल्फा × बीटा का एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे हमने लिया x² - अल्फा × बीटा का मान लो मान है 5, तो ये x हो जाएगा, और इनका मान लो 2 है, तो ये लो एक समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पर आपका बहुत ज्यादा आता है। बहुपद में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा × बीटा का वैल्यू दे रखा रहेगा, एक समीकरण बना के सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या ज्यादा आता है वो देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को आता है केवल एक हल होता है। देखो 3 टाइप के आपके होते हैं। देखो आपके यहाँ
तीन टाइप का आप लोगों का होगा। पहला केवल एक हल होता है यदि यल तथा यम जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इस स्थिति में देखो केवल एक हल होता है यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इस स्थिति में A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान V2 के होता है। अगर A1 अपान A2 V1 अपान V2 के बराबर ना हो तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये पहली स्थिति है। सेकंड नंबर है अनंत हल होते हैं। अगर अनंत हल होगा तो L तथा M जो होगा वो संपाती रेखाएं होंगी। और अगर हमारा A1 बटे A2 बराबर है V1 अपान V2 बराबर है C1 अपान C2 के, तब वो आप लोगों का क्या होगा? संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं। तो ये वाला याद रखना, A1 अपान A2 बराबर है V1 अपान V2 बराबर है C1 अपान C2 के। ऐसा अगर होगा तो वो संपाती रेखा होंगी। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरा जो केस है वो देखते हैं। अब जो तीसरा केस है वो ध्यान से समझना। देखो ये कोई हल नहीं होता, मतलब अगर कोई हल नहीं होगा तो यदि यल तथा यम जो होंगे समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर, तो ये कैसा होगा? ये होगा A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ध्यान रखना, ये तीनों चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समांतर है तो A1 अपान A2 बराबर रहेगा B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर तीनों बराबर है तो संपाती होंगी, अगर बराबर नहीं है एक दो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें आता है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि पर क्वेश्चंस और विलोपन विधि पर, ये दो विधि आता है, ठीक है। पहले वज्र गुणनखंड था लेकिन वो अब कट चुका है, तो इसलिए प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर भी क्वेश्चन तैयार कर लेना। बिल्कुल तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप हिंदी का टॉपिक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में देख लो, इंग्लिश का भी देख सकते हो, साइंस का भी देख सकते हो, सामाजिक विज्ञान का भी देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आता है द्विघात समीकरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा। देखो द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण का एक फार्मूला है ax² माइनस bx प्लस c। इस पर क्वेश्चन आते हैं। गुणनखंड विधि पर क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड विधि एंड श्रीधराचार्य जी के सूत्र पर क्वेश्चन आता है। श्रीधराचार्य का द्विघातीय सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस पर सूत्र आता, इस पर क्वेश्चन रहेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 5 ऐसे दे रखेगा। यहां वैल्यू रखो v की, a की, c की और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा है द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य जी का सूत्र पर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा देखो द्विघात समीकरण में ये भी आता है मूलों का योगफल, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, बहुपद वाले चैप्टर में, वो भी सेम ही है। x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक वो बराबर होता है माइनस बी अपान ए। सेम ही है, जैसे उस चैप्टर में था वैसे इस चैप्टर में भी है। मूलों का गुणनफल अचर पद होता है और बटे में x² का गुणांक ये c अपान ए होता है, ठीक है, सेम ही है जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है। अब देखो ये सारे आपको पढ़ना है, इन सारे सूत्र पर फार्मूला, ये सारे टॉपिक्स पर फार्मूला एंड क्वेश्चंस आते हैं। बस जो जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं आपका इस वीडियो से भाई 40 से 50% तो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैथ का। फिर मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो 2-3 लाऊंगा उसमें आप लोगों का 100% कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहां से ये नोट कर लो जो जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे भाई पेपर में। अगर आपका समांतर श्रेणी से जो मैं आपको बता रहा हूं इसी टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा। अब समांतर श्रेणी में अगर आपको पता है ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, एल क्या है अंतिम पद, ये 3 चीजें पता है तो समांतर श्रेणी का बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहां से देखो समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर nवां पद ज्ञात करना है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयार करो, जो जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, माइंड में इन सबको बैठाओ। ये तैयार करने के बाद मैथ में आप बहुत आसान लगने लगेगा मैथ, बस थोड़ा सा ध्यान दो। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको मैथ में बता रहा हूं कि आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। वैल्यू निकालना सीखो।
अंत से nवां पद, अगर अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर अंतिम से nवां पद ज्ञात करना है, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला, अंतिम से nवां पद, अगर अंतिम का nवां पद यल दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना। और प्रथम n पदों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो Sn 1/2n एंड इंटू a प्लस एल, अगर अंतिम पद दे रखा है, अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगाना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाना अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है, अगर अंतिम पद दे रखा है तो ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समांतर श्रेणी में बस इतने टॉपिक्स पर ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपको समझना। आपको प्रथम पद a होता है, d जो होता है वो सार्वधांतर होता है, l जो होता है अंतिम पद होता है। समांतर श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना है तो an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी, अंतिम से nवां पद तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना है तो अंतिम पद दे रखा है तो Sn बराबर हाफ n a प्लस एल, या फिर ये वाला फार्मूला। अब त्रिभुज में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा आता है पाइथागोरस प्रमेय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, यही आता है। या फिर थेल्स प्रमेय आ जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर त्रिभुज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तैयार कर लो, जो त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से वो तैयार कर लो, त्रिभुज से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये 3 टॉपिक तैयार करो, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय एंड कुछ त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपका जो त्रिभुज है उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 6 चैप्टर तक देख लिया, त्रिभुज तक क्या क्या आपके मैथ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आएगा जरूर निकालने के लिए तो आप ये वाला लगाना है फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो ये पढ़ लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बता रहा हूं अभी समझ लो। चैप्टर में क्या क्या होता है ये सब पता चल जाएगा ना, जो चैप्टर बिल्कुल खोखला हो जाएगा। जैसे अगर किसी के अंदर की बात पता चल जाए तो वो खोखला हो जाता है, वैसे ये सारी चीज जानने के बाद चैप्टर खोखला हो जाएगा। मैं जानता हूं आपको मैथ हार्ड लग रहा है, बट मैं आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बस 10 दिन हमारे साथ मैथ की तैयारी करो। मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ आपको आसान लगेगा, आपको साइंस आसान लगेगा, सोशल साइंस आसान लगेगा, हर एक सब्जेक्ट। अगर आप कहोगे मैथ हार्ड है, साइंस हार्ड है, न्यूमेरिकल नहीं आता, सब कुछ मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि आप कहोगे सर वाह क्या बात है। बट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। विभाजन का सूत्र क्या होता है? विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करोगे, यहाँ m1 x2 है तो इसको आप 12 याद रखो, इसको आप 21 याद रखो। 12 का मतलब होता है m1 x2 और यहाँ m2 x1, ठीक है, और इसको 1 2 याद रखो, ठीक है। बस ऐसे आप ट्रिक निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हाफ x1 x1 फिर ब्रैकेट है, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फार्मूला। अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखो, इसमें आप लोगों का 0 से 90 डिग्री का त्रिकोणमिति का अनुपात पता होना चाहिए, फार्मूला, और इसका जो मान होता है वो पता होना चाहिए, मान, ठीक है। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, आता है ना कि आपका दिया रहेगा cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा के, तो ऐसा आपको सिद्ध करना रहता है। LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना रहता है, तो वो चीज आपको समझना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको NCERT, मैं कह रहा हूँ 10 दिन में मैं आपको राजा बना दूंगा मैथ का। NCERT बुक में मैं टिक लगवा दूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ना, वो टिक मैं आपको लगा दूंगा। कौन कौन से आपको सर्वसमीकाएं पढ़नी है, कौन कौन सा सिद्ध करने वाला पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, बस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में आपको देखो उन्नयन कोण पता होना चाहिए, उन्नयन कोण कैसे निकालना है और नमन कोण कैसे निकलता है। लाइक 30 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे दे रखा है, तो इसको ऐसे निकालते हैं। उन्नयन कोण और नमन कोण ये आपको पता होना चाहिए, ये पता चल जाएगा तो आपको आसान लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, और ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बस सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब वृत्त में कुछ भी नहीं है, वृत्त में मैं आपको बता रहा हूँ बस एक आपको
परिमेय सिद्ध करना है। वो है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का लंब होता है। बस ये सिद्ध कर लेना। यही सिद्ध करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आपका वृत्त खत्म। वृत्त में कुछ नहीं बचेगा, वृत्त में आपका कुछ नहीं बचेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बट जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आपके माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता के चेहरे को देखकर पढ़ो, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो टपा दो खुद को, ठीक है। बस ये मैं समझता हूँ, क्योंकि अब 5 से 6 महीना बचे हैं और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सब कुछ लेकर। अब आपको केवल पढ़ाने के लिए और आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आगे की चैप्टर्स के टॉपिक्स। 11 नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए और त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। a बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस पर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे ज़्यादा ये वाला चैप्टर, इसमें इतने सारे फार्मूले आपको तैयार करना है। ये जो मैंने बता रखा है इन सबके फार्मूले आपको तैयार करना है, तब आपका क्वेश्चन लगेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घन का, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, इन सब से संबंधित प्रश्न आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब का फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। फार्मूला की वीडियो मैं आपको बना दूंगा, या फिर मैंने एक वीडियो बना रखा है, देख लेना पुरानी वीडियो, सर्च कर लेना मैथ फार्मूला बाई सरवन लेक्चरर, ठीक है, सरवन लेक्चरर। आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, वो मैथ का फार्मूला का वीडियो देख लेना। सांख्यिकी में आता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए बहुलक और संचयी बारंबारता, यही 4 चीजें आती हैं। और ग्राफ से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, ज्यादा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन तैयार रखना। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता वाला चैप्टर देखो। प्रायिकता में एक फॉर्मूला है पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या एनई बटे में कुल परिणामों की संख्या एनएस, या फिर पीई बराबर एनई बटे एनएस, इस पर आता है। या फिर हमारा दूसरा है पीई बराबर पीई डैश बराबर 1, यानी कि संभव असंभव परिणामों की संख्या 1 होती है, ठीक है, प्रायिकता। तो ये हमारा हो गया भाई 14 चैप्टर, ठीक है, मतलब पूरा मैथ का चैप्टर, पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे बुक में से चैप्टर 1 से 14 तक। ये टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ में 100% आप करके आओगे। तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है तो मात्र ये 32 टॉपिक पढ़ लो, और जो पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और लास्ट तक देखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। वो इसी वीडियो में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा 2025 बोर्ड एग्जाम का। सरल आएगा या कठिन, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपका पेपर जो है वो सरल आएगा या कठिन आएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ो ताकि आप 95% ला सको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सामाजिक विज्ञान के लिए। अगर आपको सामाजिक विज्ञान याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है, पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म होने वाला है, ठीक है। शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो पहले मैं आपको सारा टॉपिक बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। देखो फर्स्ट नंबर टॉपिक जर्मनी का एकीकरण। देखो आपके पहले ही चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने पढ़ा भी रखा है और अभी मैं आपको लास्ट में इन पूरे का सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा। कैसे लेना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको अभी बताऊंगा, बट पहले आप ये समझ लो हमें क्या क्या पढ़ना है। एक नोट बना लो और उस नोट में ये सारा टॉपिक लिख लो। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकंड नंबर टॉपिक है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी तैयार कर लो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण भी बताना है और प्रभाव भी लिखना है। तीसरा नंबर टॉपिक है इटली का एकीकरण। देखो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लॉन्ग में 6 नंबर में आता है, ये 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा और नोट बना लो और 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली याद करो। 5-5, 10-10 टॉपिक डेली याद करो, ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे।
4 नंबर टॉपिक है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है, मतलब बताना है, व्याख्या करना है। तो ये हमारा हो गया मतलब 4 नंबर टॉपिक। 5 नंबर टॉपिक देखो माय डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ लिखो। जो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। अब यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन आप लोग फटाफट से तैयार कर लो। तो आप लोग असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है और कारण, ये दोनों तैयार कर लो। फिर हमारा 6 नंबर टॉपिक है महामंडी का कारण लिखिए। जो महामंडी हुआ था उसका कारण क्या था, क्यों महामंडी हुआ था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। महामंडी का कारण आप लोगों को लिखना है। महामंडी का कारण, देखो महामंडी का कारण बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का जरूर आता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आज नहीं करोगे तो पेपर नजदीक आएगा तब करोगे, मतलब करना ही करना है। तो आज से ही ना पढ़ लो, मैं आपको इसीलिए तो आज से ही बता रहा हूं कि आप ये टॉपिक पढ़ लो। मैंने साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट देख लो। हिंदी का भी बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया है, आप सामाजिक विज्ञान का बता रहे हैं, मैथ का भी बता दूंगा, सारा सब्जेक्ट का बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों को देखना है, प्लेलिस्ट में बना दिया है, वो देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे अंतरराष्ट्रीयों के द्वारा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर टॉपिक है। 8 नंबर टॉपिक है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। एक हुआ था ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप लोग तैयार कर लेना। और जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो सारा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इतनी मोटी बुक होती है, उसमें से मैंने आपको केवल 32 टॉपिक दिया है। कितना मेहनत किया है, कितना दिन रिसर्च किया है, ये आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। अपने माता पिता के नाम को आगे ले जाओ, साथ में हमारे भी नाम करो, ताकि मैं आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है तथा उनकी रोकथाम आपको बताना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला 10 नंबर टॉपिक है जैव तथा अजैव संसाधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैव तथा अजैव संसाधन। एक ना एक तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है, जैव तथा अजैव संसाधन, या फिर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। यहीं से आपकी ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ बनेगा, बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देर मत करना। जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता आपको बताना है, उसका महत्व भी बताना है। जैव विविधता क्या है और उसका महत्व बताना है, ठीक है। तो जैव विविधता आप लोगों को पता होगा और उसका महत्व आप लोगों को लिखना है। पहले आप जैव विविधता के बारे में लिखो, फिर आप हेडिंग डालो महत्व, फिर आप बढ़िया से एक पेज में महत्व लिख दो, बस हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। 12 नंबर टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन आपको बताना है कि मृदा अपरदन क्या है, एंड कारण बताना है, कैसे मृदा अपरदन होता है, क्या कारण है वो भी बताना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृदा अपरदन के कारण बताना है और मृदा अपरदन होता क्या है वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये दोनों चीजें जब आप बताओगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 13 नंबर टॉपिक है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 और फसल भी बताना है, काली मृदा पे कौन सी फसल उगाई जाती है। तो 3 ऐसे राज्य बताना है, 3 राज्य, ज्यादा नहीं 3 ही तैयार करना है, 3-4 तैयार कर लो। तो 3 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, साथ में उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने 13 टॉपिक देख लिया है, अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट हमारा 14 नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि बताना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है 6 नंबर में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेने हैं। ये सब 100% वाले क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पेपर उठा के देख लो, यहीं से आपके क्वेश्चन आए हैं, आप देख लो एक बार, ठीक है। जो पेपर हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठा के देख लो, ठीक है। 16 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं आपको बताना है, मतलब 3 विशेषताएं। भारतीय कृषि की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में आप बताओ तो बस आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है।
कि चावल या फिर धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन, मतलब जो चावल होता है या फिर धान होता है कि खेती के लिए उपयुक्त जो भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है, मतलब कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं चावल या फिर धान की खेती के लिए। तो ये भी आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कृषि जब आप करते हो तो उनकी कोई 3 समस्याओं का वर्णन करो, मतलब कृषि करते समय आपको कौन कौन सी समस्याओं को देखना पड़ता है। ठीक है, वर्षा की कमी, छोटे खेत का होना, ये सब कृषि के कारण तो ही हैं, समस्या ही तो ही हैं। ठीक है, सिंचाई अच्छे से ना हो। ठीक है, तो ये सब आप समस्या लिख दो और क्या, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पुराने उपकरण का प्रयोग से। चलो अगला 18 नंबर टॉपिक। 18 नंबर टॉपिक कह रहा है परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। परंपरागत आपका होता है और एक गैर परंपरागत होता है। ठीक है, 2 होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, तो उन दोनों के बारे में आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 18 टॉपिक हो चुका है। अब हम लोग 19 नंबर टॉपिक की ओर आते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल श्योर है आपको तैयार करने हैं, इसमें लापरवाही मत करना। ठीक है, वरना पेपर में छोड़ कर आओगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। अब जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, किसके द्वारा हम गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बताना है। यहाँ तो हमें स्रोत बताना था दोनों का, और यहाँ हमें केवल गैर परंपरागत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए आप लोग गैर परंपरागत को और अच्छे से समझ लेना। 21 नंबर टॉपिक है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। देखो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला टॉपिक माय डियर स्टूडेंट, अगला है हमारा जो गठबंधन। 22 नंबर टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो। गठबंधन, जैसे गठबंधन का सरकार होता है जब दो आपके जुड़ जाते हैं, 2 मतलब जो आपकी पार्टियां होती हैं जब जुड़ जाती हैं तो वही गठबंधन सरकार होता है। ठीक है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, मतलब 4 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, संघवाद क्या है और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका वर्णन करना है। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो और संघवाद है क्या वो भी आपको बताना है। तो ये हमारा 4 नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको सामाजिक विज्ञान का तैयार कर लेना है। बिल्कुल नज़र रखो और तैयार करो। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। 1992 के जो संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 आपको अंतर बताना है, 2 अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर टॉपिक है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिका है उसमें जो महिला होती हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 25 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और 25 टॉपिक्स आपको समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक 26 नंबर टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। 26 तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि भारत की किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। आपको ये बताना है कि भारत में अभी भी किस प्रकार जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो फटाफट से तैयार करो। और 27 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। जो हमारा लोकतंत्र है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको तैयार करने हैं, मेहनत करना है और सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनना है। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करो, 32 टॉपिक्स हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना आप तैयार कर सकते हो। 28 नंबर क्वेश्चन है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। विश्व बैंक के मापदंड से अलग है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 29 नंबर है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है उनके सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, ये सब आपको बताना है। लोकतंत्र के जो सामने उनकी चुनौतियां हैं, ठीक है, जैसे आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं वैसे लोकतंत्र के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। 30 नंबर टॉपिक है संगठित कार्य से आप क्या समझते हो। संगठित असंगठित ये दो कार्य होते हैं, संगठित तैयार करना तो असंगठित भी तैयार कर लेना, ठीक है, उल्टा होगा एक दूसरे के बस। तो संगठित असंगठित दोनों तैयार कर लेना, अंतर भी पूछ सकता है और परिभाषा भी पूछ सकता है। 31 नंबर है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, ये भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और 32 नंबर टॉपिक है, मैं आपको बहुत कम समय में सारा चीज पढ़ाने वाला हूँ, स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 32 टॉपिक बताने में बहुत सारे लोग आपका 1-2 घंटा ले सकते हैं, बट मैंने 15 मिनट में बता दिया ताकि आप कम समय में ज्यादा तैयारी करो, ठीक है। अपनी टाइम मत वेस्ट करो, अब जो टाइम बचा है वो दूसरे सब्जेक्ट को दो या फिर इनके आंसर आप लिखो, ठीक है। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा 32 ऐसे टॉपिक्स। अगर आप ये 32 में 32 टॉपिक तैयार कर लेते हो, बस 32 में 32, मैं आपको कहता हूँ सामाजिक विज्ञान का 70 का पेपर होता है, आप 70 में 70 लाओगे, लिख कर आओगे, 65 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये टॉपिक्स आप फटाफट से तैयार कर लो, जो जो मैंने आपको बताया है ये सारे टॉपिक्स, ये 32 टॉपिक्स हैं सामाजिक विज्ञान के, जो आपको बिल्कुल घोल के पी लेना है, ठीक। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोगों का सब्जेक्ट आता है चित्रकला, ठीक है। अब देखो चित्रकला मैं आपको बता दूं इतना आसान है ना, इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको आसान क्यों कह रहा हूं, देखो जो बच्चे चित्रकला लिए हैं, दो बात याद रखना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर लाने वाला हूं, वायरल पेपर, ठीक है। एक ही वायरल पेपर लाऊंगा चित्रकला का, एक इस टाइम लाऊंगा, एक बोर्ड एग्जाम के टाइम। और आप जाना बोर्ड एग्जाम में मिला नहीं ला, यहीं से हर एक प्रश्न आएगा, हर प्रश्न में गारंटी लेता हूं यहीं से आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2024 का इससे पहले का पेपर देख लो जो मैंने दिया था, और बोर्ड एग्जाम के पेपर को मिला लो, ठीक है। सर्च कर लो सरमन लेक्चरर चित्रकला पेपर और जाओ मिला लो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें आपकी 20 MCQ आएंगे और 20 के 20 MCQ आप चुटकियों में करके आओगे, ठीक है। वो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो बता दूंगा, ठीक है। और एक आता है आपको एक वृत्त या फिर एक कुछ भी बनाना हो, वृत्त या फिर आपका एक वर्ग आयत, जो भी चित्रकला में ये आपको बनाना है। और आपको भारतीय पुष्पपत्ति कली इनका मतलब एक चित्र बनाना है रंग सहित, ठीक है। तो आप कमल बना सकते हो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बनवा दूंगा, डोंट वरी, बहुत ही अच्छे से इसकी एक वीडियो लाऊंगा। और ये आप लोगों का 45 नंबर का रहेगा, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपका चित्रकला में 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सारा चित्रकला का 1-2 वीडियो लाऊंगा बस पेपर तक, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मैंने कहा है आज कसम खाओ 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो प्लीज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा सब्जेक्ट का मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।